नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट और टेक्निकल के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। कुछ टॉपिक्स बचा हुआ था चैप्टर 1 का, जैसे कि BSc-PR थ्योरी, उसके बाद MOT। इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम लोग चैप्टर 2 में आएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सेट हम लोग देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है BSc-PR अर्थात कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो जानते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होता क्या है। सबसे पहले BSc-PR थ्योरी दिया गया था सिडज्विक एंड पोवेल के द्वारा 1940 में। इसे याद रखेंगे, सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था BSc-PR थ्योरी? सिडज्विक एंड पोवेल, ठीक है। बेसिक चीज़ों को अधिक याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जेएसएससी का एग्ज़ाम है। जेएसएससी में जेएसएससी लेवल के ही पढ़िए। आप BSc-PR थ्योरी पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा कि BSc-PR थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। और आपका क्वेश्चन में मान लेते हैं आ गया कि BSc-PR थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ों को पहले जानने का प्रयास कीजिए। जेएसएससी लेवल में उसी प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ठीक है। फाइनली इसको दिया गया गिलेस्पी एंड नाइहोम के द्वारा 1957 में। सबसे पहले दिया गया था सिडज्विक एंड पोवेल के द्वारा, उसके बाद फाइनली दिया गया था गिलेस्पी एंड नाइहोम के द्वारा 1957 में। चलिए जानते हैं BSc-PR थ्योरी होता क्या है। इट इज़ द सिंपलेस्ट थ्योरी फॉर प्रेडिक्टिंग जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. इट इज़ बेस्ड ऑन द रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. तो इससे हमें पता चलता है कि जो BSc-PR थ्योरी है ये सिंपलेस्ट थ्योरी है। किस लिए, किसका सिंपलेस्ट थ्योरी है? ये मॉलिक्यूल्स के जियोमेट्री को जानने का एक सिंपलेस्ट थ्योरी है। और ये किस पर आधारित है? ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं उस पर आधारित होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इससे प्रश्न बने कि BSc-PR थ्योरी जो बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है। ये रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, जो रिपल्सन होता है, उसी पे बेस्ड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर in the valence shell repel each other in the bonded atom, rearrange themselves in such a way so that there is minimum repulsion and maximum stability. अर्थात कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है उसके कारण बॉन्डेड पेयर अपने आप को इस प्रकार रीअरेंज करते हैं जिसके कारण मिनिमम रिपल्सन होता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि हमारे आसपास या भी जहाँ भी केमिस्ट्री में आप देखते हैं जो भी एलिमेंट होते हैं या फिर जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो अधिक से अधिक मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसी रिपल्सन के कारण बॉन्ड पेयर के रिपल्सन, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन के कारण जो भी बॉन्डेड एटम होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करने का प्रयास करते हैं। और रीअरेंज करने के बाद ऐसा रीअरेंजमेंट करते हैं, ऐसा शेप में अपने आप को ढाल लेते हैं जिसमें मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। यही है BSc-PR थ्योरी, ठीक है। चले जानते हैं मेन पोस्टुलेट्स के बारे में। तो पहला पोस्टुलेट है जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, बोथ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मॉलिक्यूल का जियोमेट्री किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो बॉन्डिंग हो या फिर नॉन बॉन्डिंग हो। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। The repulsion between electron pair determines the shape of a molecule. To acquire minimum repulsion and maximum stability, electron pairs move apart as far as possible. किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप डिटरमाइन किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जितना रिपल्सन होता है उससे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। और रिपल्सन मैक्सिमम होता है और इतना अधिक रिपल्सन होता है कि उनके बीच रिपल्सन एकदम मिनिमम रह जाता है और स्टेबिलिटी अधिक से अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट है इन केस मोर देन वन जियोमेट्री इज पॉसिबल देन द मोस्ट स्टेबल जियोमेट्री इज डिसाइडेड बेस्ड
on the fact that lone pair repulsion is greater stability than lone pair bond pair is greater stability than bond pair repulsion। अगर एक से अधिक ज्योमेट्री पॉसिबल है देन मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री हम लोग किस पर का डिसाइड करेंगे, लॉन पेयर रिपल्सन का स्टेबिलिटी अधिक होगा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन अधिक होगा बॉन्ड पेयर से। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एट वर्टिसेस मोर देन 115 डिग्री कैन बी नेग्लेक्टेड, और 115 डिग्री से अधिक अगर रहेगा तो उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू आयोनिक कंपाउंड एंड कैन बी अप्लाइड ओनली टू कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो VSEPR थ्योरी है इसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स पर ही अप्लाई होता है, और इसी लिमिटेशंस को देखते हुए बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया था। ठीक है, जिसे हमारा सिलेबस में है उसको भी हमें पढ़ना है। डजन डिटरमाइन बिटवीन SP, D एंड F ऑर्बिटल। ये SP, D एंड F ऑर्बिटल के बीच में किसी भी प्रकार का डिफ्रेंशिएट हमें नहीं दिखाता है। तीसरा लिमिटेशन है कैन नॉट प्रेडिक्ट द जियोमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जियोमेट्री भी ये नहीं दिखाता है। ठीक है, जिसे हम लोग बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी जियोमेट्री पता करेंगे। This theory predicts that molecules such as NH3, H2O, CHCl3 have irregular geometry but doesn't give any information about the extent of distortion। ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि NH3 हो गया, H2O हो गया, CHCl3 हो गया, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि इस थ्योरी के द्वारा ये तो बताता है कि इनका जो जियोमेट्री है वो इरेगुलर होगा, परंतु ये कितना इरेगुलर होगा ये चीज़ हमें इससे नहीं पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्री यूजिंग VSEPR थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जियोमेट्री किस प्रकार आप फाइंड करेंगे VSEPR थ्योरी से। रूल 1 में हम लोग देखते हैं इफ़ द सेंट्रल मेटल एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर एंड नॉट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर देन द जियोमेट्री इज रेगुलर। अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर नहीं होता है तो जो जियोमेट्री होता है वो रेगुलर जियोमेट्री होता है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर रहेगा 2 तो हाइब्रिडाइजेशन SP होता है, हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि BeCl2, इनका जियोमेट्री कैसा होगा, लीनियर। ठीक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था और आपके आने वाले परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगर बॉन्ड पेयर 3 रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन SP2 होता है। एग्जाम्पल हम लोग BeCl3 एग्जाम्पल इसका होता है, और इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लानर होता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर रहेगा 4 SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जाम्पल में CH4 हम लोग देखते हैं, इसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अगर बॉन्ड पेयर रहेगा 5 SP3D इसका शेप होता है। PCl5 इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद 6 बॉन्ड पेयर रहेगा तो SP3D2 होता है, SF6 इसका एग्जाम्पल, और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होता है। ठीक है, 7 बॉन्ड पेयर रहेगा तो SP3D3 IF7 इसका एग्जाम्पल है, और इसका जो जियोमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस चीज़ को आप किसी भी हाल में याद रखेंगे, इस चैप्टर से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रूल 2 में हम लोग देखते हैं व्हेन द सेंट्रल metal atom in a molecule is surrounded by both bond pair and lone pair, the molecule doesn't have a regular geometry. The distortion in shape is due to the presence of lone pair of electrons. The change in bond angle is due to the repulsion between the lone pair of electrons and bond pair of electrons. The repulsion is in order. अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर रहेगा या फिर बॉन्ड पेयर नहीं रहेगा, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मौजूद होगा, तो उसमें क्या होगा, उसका जो शेप होगा वो डिस्टोर्टेड शेप होगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन के बारे में हमें नहीं पता चलता है, लेकिन इसमें बस ये बताया गया है कि उसका जो शेप है वो रेगुलर शेप नहीं होगा बल्कि इरेगुलर शेप होगा। ठीक है, और रिपल्सन का जो ऑर्डर है तो लोन पेयर का थोड़ा सा स्टेबिलिटी अधिक होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि लोन पेयर
रिक्वायर्स मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, कोई भी लोन पेयर जो होता है वो अधिक स्पेस ज़रूरत होता है बॉन्ड पेयर से। ये क्यों होता है? ठीक है, इसको डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन बनेगा। इसका रीज़न आप नहीं भी जानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका रीज़न जान ले कि क्यों होता है। ठीक है, लोन पेयर रिक्वायर्स मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। कोई भी लोन पेयर होता है उसको अधिक स्पेस चाहिए बॉन्ड पेयर से। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। कोई भी लोन पेयर जब होता है वो एक ही न्यूक्लियस के अंडर में रहता है। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस। जबकि बॉन्ड पेयर के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अलग अलग दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है। जैसे कि आप लोन पेयर में देख रहे हैं, दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। जबकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दो अलग अलग न्यूक्लियस है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और एक ही न्यूक्लियस के पास होने के कारण उसका जो रिपल्सन है वो बहुत अधिक होगा। जबकि इसमें दो अलग अलग न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है तो उसका रिपल्सन भी कम होगा। ठीक है, इसी कारण लोन पेयर को अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है। As a result, in case of lone pair, the electrons are closer to nucleus, so there is high repulsion between them. उसके न्यूक्लियस के सामने होने के कारण बहुत अधिक रिपल्सन होता है। एक ही न्यूक्लियस के पास दो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें अधिक रिपल्सन होता है, जिसके कारण अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है। वही रीज़न है। On the other hand, in bond pair, the electrons are pulled by two different nucleus due to which there is less repulsion between them. ठीक है, उसके बीच में कम रिपल्सन होता है। कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस प्रकार हम लोग शेप निकाल सकते हैं। जैसे कि CH4, सी का हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका अगर कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग 4 है। और उसके बाद बॉन्ड पेयर कितना है? 4 है। और लोन पेयर कितना है? 0 है। ठीक है, अगर CH3 का CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस प्रकार बॉन्ड पेयर हम लोग का कितना है? 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसका शेप कितना होगा? टेट्राहेड्रल होगा। और अगर एंगल पूछे तो 109 डिग्री 24 मिनट ये इसका एंगल होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार कुछ कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि NH3 का 7 होता है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है? 2s2 2p3। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, बॉन्ड पेयर 3 हो गया, इसमें एक लोन पेयर बचता है। तो इसमें टोटल 4 होना चाहिए। एक्सपेक्टेड जो शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में शेप क्या होता है? पिरामिडल होता है। थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड शेप होता है। ये डिस्टॉर्टेड शेप क्यों होता है? ये रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसीलिए बॉन्ड एंगल इसमें 107 डिग्री हमें देखने को मिलता है। ठीक है, H2O का शेप भी हम लोग का बैंड शेप देखने को मिलता है। ये भी डिस्टॉर्टेड शेप में ही आता है। और H2O का बहुत अधिक शेप पूछा जाता है, तो इसे याद रखेंगे। इसका जो शेप होता है इसे बैंड शेप या फिर V शेप कहते हैं। सेम रीज़न है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होता है। इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 105 डिग्री पर आकर के रुकता है। ठीक है, उसी प्रकार आप PF5 का एग्जाम्पल देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से एग्जाम्पल देख लें। SF6 का एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, किस प्रकार बनता है SF6। BRF3 नीचे है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इन सब को देख लें। ठीक है, रीजन सब का सेम है। रिपल्सन के कारण ही इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड शेप होता है। ठीक है, ICl2-, तो इन सब को आप अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद आता है TeF5-। ठीक है, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख ले किस प्रकार इसका शेप डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग रूल 3 देखते हैं। रूल 3 है, इन BAB टाइप मॉलिक्यूल द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B, वेयर एज A इज द सेंट्रल मेटल एटम। BAB टाइप मॉलिक्यूल अगर कोई है और A इसमें सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसमें कहा गया है द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होता है विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अर्थात कि B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज करता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, अर्थात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल दे करके देखें तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि
PF3 का जो बॉन्ड एंगल है 97.7 डिग्री है। उसके बाद PCl3 का जो बॉन्ड एंगल है वो 100.3 डिग्री है। PBr3 का 101.0 डिग्री है। उसी प्रकार ये घटते जा रहा है, ठीक है। अर्थात कि PF3 का कम है, उसके बाद PCl3 का अधिक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि F3 जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, जिसके कारण जो बॉन्ड एंगल है वो कम है, ठीक है। इसको हम लोग आगे समझते हैं। इन ऑल द अबव मॉलिक्यूल द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें दोनों ही एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे होंगे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। नाउ as we know fluorine is more electronegative, so bonding pair of electron will be nearer to f atom। जैसा कि हम लोग जानते हैं F जो होता है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है P से, जिसके कारण जो बॉन्डिंग पेयर होगा तो F के सामने होगा, ठीक है, F एटम के सामने होगा। एज ए रिजल्ट देयर विल बी लेस रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स एंड बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो F के सामने होगा, जिसके कारण रिपल्सन जो है वो क्या बॉन्ड पेयर लेस रिपल्सन होगा और जिसके कारण बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इस केस में हम लोग देखते हैं I के केस में, ऑन द अदर हैंड आयोडीन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो P के सामने होगा। सिंस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर टू P एटम दे हैव हाई रिपल्सन, उसके बीच में रिपल्सन अधिक होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यही रीज़न है, ठीक है। BACPR थ्योरी से इतना ही चीज़ों को आप जान ले। उसके बाद हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से संबंधित। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए। नेम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल SPDF होता है, लेकिन नेम ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है? सिग्मा, पाई, डेल्टा, इस प्रकार का मॉलिकुलर ऑर्बिटल का नेमिंग होता है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल का सबसे अधिक क्वेश्चन आता है कन्फिग्रेशन से, ठीक है। आगे जानेंगे किस प्रकार कन्फिग्रेशन हम लोग करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग। जितना अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। अर्थात कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल कितना फॉर्म होगा? 2 ही फॉर्म होगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग। अर्थात कि जितना अधिक या फिर जितना कम या फिर जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। जैसे कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग का कंबाइन हो रहा है तो 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। चौथा है, इसे क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, वाई 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से 2 ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्यों फॉर्म होता है? ऑर्बिटल्स आर दोज एरिया इन स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वैसे एरिया को हम लोग कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वेब नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इन ऑर्बिटल वेब नेचर डिटर्मिनेट्स, ठीक है। ऑर्बिटल में क्या होता है? वेब नेचर जो होता है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। इसीलिए एक हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, ठीक है। दोनों चीज़ का रीज़न अलग अलग है। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इस दोनों ही चीज़ों को याद रखेंगे। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल किसके कारण फॉर्म होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल किसके कारण फॉर्म होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, ठीक है। नीचे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे, 2 प्रकार का मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, एक तो सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सबसे पहले जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। फॉर्मेशन बाय एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है।
अगर एक्सियल एटॉमिक ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं 1s जब ओवरलैप करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर करेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, जिसे हम सिग्मा 1s कहते हैं। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा स्टार 1s कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सिग्मा 1s कब फॉर्म होता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी से, तो इसे आप याद रखेंगे, जिसके कारण बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अधिक स्टेबल होता है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जिस सिस्टम का एनर्जी कम होता है वो अधिक स्टेबल होता है और जिस सिस्टम का एनर्जी अधिक होता है वो कम स्टेबल होता है, जिसके कारण बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अधिक स्टेबल होता है, ठीक है। अब आगे जानते हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। जैसे कि px ओवरलैपिंग करेगा या फिर py ओवरलैपिंग करेगा तो हम लोग का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। जैसे कि एक्सियल ओवरलैपिंग यहाँ पर दिखाया गया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बार बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बार बनता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। एक्सियल ओवरलैपिंग से हम लोग का क्या बनता है, सिग्मा ऑर्बिटल, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग का फॉर्म होता है, ठीक है। और एक बार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक बार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इसे भी आप याद रखेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग को पाई 2px से हम लोग इसको डिनोट करते हैं और पाई स्टार 2px या फिर 2py, जैसा आपका ओवरलैपिंग होगा उस हिसाब से आप अपना जो नेमिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में हम लोग इसे आगे देखेंगे। अब चलिए देखते हैं हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस प्रकार हम लोग एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे थे उसी प्रकार यहाँ पे सारे रूल्स फॉलो होंगे। जैसे कि अबॉस प्रिंसिपल, इससे पहले हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। ऑर्बिटल एनर्जी के हिसाब से जिसका एनर्जी कम होगा वो सबसे पहले फील होगा, उसके बाद जिसका एनर्जी अधिक होगा वो बाद में फील होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, वो भी अलग अलग ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। हुंड्स रूल में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फील्ड सिंगली एंड देन डबली। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगली फील्ड होगा, उसके बाद डबली फील्ड होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फील्ड इन ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फील्ड सिंगली। सबसे पहले अगर जैसे कि ये ऑर्बिटल है, इसमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो पेयर्ड होगा, ठीक है। तो यही है हुंड्स रूल, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका था। यहाँ n+1 रूल यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, इनवैलिड है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग एनर्जी क्या होता है, ठीक है। इफ़ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास लेस देन या फिर इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद फिल होगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इतना फिल होने के बाद पाई 2px और पाई 2py, इनका एनर्जी बराबर होता है। उसके बाद कौन सा फिल होगा, सिग्मा 2pz फिल होगा। उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इनका एनर्जी बराबर होता है, इनको फिल कर सकते हैं उसके बाद। और पाई स्टार 2pz ये फिल होगा, ये 14 इलेक्ट्रॉन या फिर उससे कम होगा तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम लोग काम करेंगे। इफ़ वी हैव मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन तो ये चीज़ हम लोग का अप्लाई होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिग्मा 2pz पहले होगा, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py होगा, उसके बाद पाई स्टार 2px होगा इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz होगा, ठीक है। ये अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 होगा तो ये रूल फॉलो होगा, और अगर लेस देन 14 होगा तो ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से अधिकतर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस प्रकार करते हैं उसे हम लोग देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिग्मा 1s फिल होगा, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px, उसके बाद पाई 2py फिल होगा, फिर सिग्मा 2pz फिल होगा, पाई स्टार 2pz फिल होगा, उसके बाद पाई स्टार 2py फिल होगा, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर
कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, नॉन बॉन्डिंग माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। इससे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे आप याद रखेंगे। और स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा। इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को देख ले। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो इन सब को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी डायग्राम कैसे बनता है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रख लीजिएगा, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सिंपली आप इस चीज़ को याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। थ्योरी आपको जानने का आवश्यकता नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार किया जाता है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे कि 1s का एनर्जी सबसे कम होता है तो ये सबसे नीचे होगा। मैंने बताया था कि 1s में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक तो 1s जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। 2s में भी वैसे ही बनेगा, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बनेगा, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर 2p रहेगा तो इस प्रकार बनेगा, पाई 2px और पाई 2py। जैसा कि मैंने कहा दोनों का बराबर होता है एनर्जी, पाई 2px और पाई 2py इनका एनर्जी बराबर होता है। उसके बाद बनेगा सिग्मा 2pz, उसके बाद ऊपर में बनेगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इन दोनों का एनर्जी बराबर होता है। और सबसे ऊपर पाई स्टार 2pz। ऐसा आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप अगर बना के ट्राई करना चाहे तो ऐसा बना के ट्राई कर सकते हैं। अधिक से अधिक आपका क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो भी चीज़ जानना था हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। आज के इसी वीडियो में इतना ही, और मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।